हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 37, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम होगी। देखो, अभी तक हम मैग्नेटोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट कर दी थी और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने अभी काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बायो-सावर्ट लॉ, उसके बाद हमने एम्पियर लॉ डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास में एम्पियर कैविटी प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम करेंगे, 3 बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स की। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी वो है, ये है देखो, 3 इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर ईच कैरिंग करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। देयर आर 3 इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, और सभी की जो करंट की डायरेक्शन है, और सभी में करंट आई फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन सेम है। इन एक्स वाई प्लेन में और ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ये एक्स वाई प्लेन इन्होंने दिया है, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, और 3 वायर है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ करंट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, और तीनों आपस में पैरेलल रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में है, और जेड एक्सिस नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से मैं बताएगा। जो बीच वाली वायर है वो y इक्वल टू 0, वाई के पैरेलल रखी है, मतलब x इक्वल टू 0 पोजिशन है, और इसकी पोजीशन x इक्वल टू d है, और इसकी पोजीशन x इक्वल टू -d है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हमें उन पॉइंट को फाइंड करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? हमें सभी पॉइंट को फाइंड करना है। फाइंड दी लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उन सभी पॉइंट को फाइंड करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। देखो, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? क्या वो एक्स वाई प्लेन में 0 होगा? क्या वो जेड एक्सिस पे भी 0 हो सकता है? एक्स वाई प्लेन के ऊपर नीचे भी 0 हो सकता है? वो सभी पॉइंट देखने हैं। यदि हम ये पॉइंट ले, मान ये वाला पॉइंट ले, देखो पहले तो ये देखो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में। जो हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कर्व यहाँ पे क्लोज लूप बनाएगा। ठीक है, तो अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। थंब रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे, जिस डायरेक्शन में फिंगर होगी, फिंगर्स की डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, थंब की डायरेक्शन में करंट है, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन होगी। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर की वजह से इस पॉइंट पे यदि हम बात करें तो अंदर की तरफ होगा, और इस पॉइंट पे बात करें तो वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, थंब रूल का। ठीक है, उसकी हेल्प से हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। तो कोई पॉइंट हम ऊपर ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लीजिए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या 0 हो सकता है? देखो, फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में थंब करो तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में जाएगी। तो फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस डायरेक्शन में होगा। और थर्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, थंब करोगे इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकते हैं? क्या ये इन तीनों का सम 0 हो सकता है? इन तीनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इनमें अपोजिट नहीं है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इनमें अपोजिट नहीं है। देखो, यहाँ वायर को बना लेते हैं हम, ये 3 वायर है बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे हमने देख लिया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट वायर की वजह से, सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, थर्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या होगा? इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो यहाँ 0 नहीं होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड 0 है वो वायर के ऊपर नीचे नहीं हो सकता, मतलब वायर के अलोंग ही वो 0 होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो कैंसिल हो सके। अब वायर के बीच में देख लेते हैं कहाँ 0 होगा। तीनों वायर के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ देखते हैं कहाँ 0 हो सकता है। ठीक है, तो देखो, ये हमारे पास वायर है, तीनों वायर। ये इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट, इस वायर की वजह से देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में थंब करके तो फिंगर्स ऊपर जाएगी। इस वायर की वजह से भी वो ऊपर ही होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, -z डायरेक्शन में। इस वायर की वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे 2 इधर है, 1 नीचे। तो मतलब यहाँ पे चांस बन सकते हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड है जीरो हो सकता है। और ऐसे ही सिमिलरली इस पॉइंट पे भी चांस बन सकते हैं, इन दोनों की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। तो यहाँ से चांस बन सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड है इन पॉइंट पे जीरो हो सकता है, मतलब जो पॉइंट है दो वायर के बीच में रखा हो, ठीक है, दो वायर के बीच में रखा हो वहाँ पे चांस बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो वो पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, वो पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो उस पॉइंट को हमने सेंटर से मान लिया, 3 वायर है हमारे पास, उस पॉइंट को हमने मान लिया वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ये पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो x हमें फाइंड करना है, ठीक है, x हमें फाइंड करना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर की उस पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन को माइनस जेड ले लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को प्लस जेड लेंगे क्योंकि यहाँ गिवन है, नीचे की डायरेक्शन प्लस जेड है, ऊपर की डायरेक्शन माइनस जेड है क्योंकि यहाँ ये गिवन है नोटेशन, ठीक है। तो इस वायर की वजह से जो करंट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी कंप्लीट इस वायर से इस पॉइंट पी की वो होगी x प्लस डी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, इस a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो बी ए आएगा हमारे पास म्यू नॉट, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है d प्लस एक्स, और किस डायरेक्शन में होगा माइनस जेड डायरेक्शन में, डायरेक्शन होगी यहाँ पे माइनस जेड ऊपर की डायरेक्शन में। बी पॉइंट की वजह से क्या होगा, बी पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है इस वायर से इस पॉइंट की x, ये भी माइनस जेड कैप डायरेक्शन में होगा। और सी पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, प्लस जेड डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा म्यू नॉट आई 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स, और ये प्लस जेड डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, b इक्वल टू बी ए, वैक्टर है ये सभी, ठीक है, ये सभी वेक्टर हैं, बी 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 सी, इन सभी का वेक्टर सम कर दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यदि डायरेक्शन ना लो यदि मैग्नीट्यूड लो तो डायरेक्ट इनका वेक्टर सम वैसे जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स प्लस म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस ले लो, ये माइनस और एक प्लस आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो बाहर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई डी माइनस एक्स प्लस का माइनस 1 बाई डी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये लिख सकते हैं इसको हम, देखो d प्लस एक्स और d माइनस एक्स वाली टर्म यहीं रखी, 1 बाई एक्स वाली हम दूसरी साइड लेके, तो इसको क्या लिख सकते हैं d माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास d प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर है तो जब एलसीएम लेके करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 2x डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इजक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x कितना आएगा डी स्क्वायर बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 3, तो प्लस माइनस डी बाई रूट 3। तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस डी बाई रूट 3, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी डी बाई रूट 3 और ये पॉइंट होगा माइनस डी बाई रूट 3। इन दोनों पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और इन दोनों वायर के बीच में ही वो पॉइंट होगा, किसी उधर उधर नहीं होगा कि इधर भी XY प्लेन में ही होगा वो पॉइंट। और XY प्लेन में कहाँ होगा, x इक्वल टू डी बाई रूट 3 डिस्टेंस पे और x इक्वल टू माइनस डी बाई रूट 3 डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, वो कौन से पॉइंट्स होंगे, लोकस ऑफ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम
सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करते हैं, इफ़ द सेंट्रल वायर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस, जो सेंट्रल वायर है उसको नीचे हमने खींच दिया, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया हमने जेड एक्सिस पे, ठीक है, एंड रिलीज्ड, उसको खींचा फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है, शो दैट दी इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका जो मोशन होगा हमें शो करना है, इसका जो मोशन होगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इफ़ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा, जो वायर हमने खींची है उसकी लीनियर मास डेंसिटी यदि लैम्डा है तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट है, एक बार इसको खुद ट्राई करो फिर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो और ट्राई करो। मैं इसको नीचे वाले पार्ट को रब कर देता हूँ क्वेश्चन को, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जेड एक्सिस पे, ठीक है। जेड डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और नीचे वाली हमारी जेड एक्सिस है। इसको जेड पे डिस्प्लेस कर दिया हमने। इस डिस्टेंस को मान लो आर, इस डिस्टेंस को मान लो आर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जैसे ही नीचे डिस्प्लेस किया, ये जो रीजन है ये ग्रेविटी फ्री रीजन है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया। तो यहाँ कोई भी ग्रेविटी नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है भाई ग्रेविटी फ्री रीजन है, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो वायर पे, एक वायर पे दूसरी वायर की वजह से फोर्स लगता कितना है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। क्या फॉर्मूला होता है, F=IL×B, ये फॉर्मूला होता है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो वायर है, जैसे ये वायर फर्स्ट है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर सेकंड है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, वो होगा IL×B। अब यहाँ पे जो I होता है वो जिस वायर पे फोर्स लग रहा होता है उसका करंट होता है, तो यहाँ पे फोर्स होगा I2, L उसकी लेंथ, क्रॉस B इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, L इसी डायरेक्शन में होगी, लेंथ इसकी DL या L ले लो, इसकी जो लेंथ है L इसी डायरेक्शन में, क्रॉस B, L इस डायरेक्शन में है, B अंदर की तरफ है, तो L×B मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा उस पर, L×B, ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा 12th क्लास में। I2L×B1 मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये डिस्टेंस मान लो D है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 μ0I1/2πD, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। L और B के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, L और B के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे L एंड B1 के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा I2×L×μ0I1/2πD, ये फोर्स होता है किसी दूसरी वायर पर फर्स्ट वायर की वजह से। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा सेम, ठीक है। इन दोनों वायर की वजह से इस वायर पर एक फोर्स होगा, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस लेंथ के अलोंग, इसी डायरेक्शन, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों वायर अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। क्यों, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। L जो हमारी वायर की लेंथ है, जो लेंथ एलिमेंट इधर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस पॉइंट पे, इस वायर की वजह से, तो L×B अंदर की तरफ होगा, मतलब दोनों वायर अट्रैक्ट कर रही है। यदि दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती, लेकिन अट्रैक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और इन तीनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा इन वायर पे वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों वायर की वजह से, जो फिक्स वायर है, इन दोनों वायर की वजह से इस वायर पर फोर्स लगेगा। इस एंगल को मान लो थीटा, ये एंगल है थीटा। तो फोर्स कितना लगेगा हमारे पास, जो फोर्स होगा वो होगा -2F, जो नेट फोर्स होगा इस पर -2F cos थीटा। देखो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, फोर्स इधर लगेगा बेसिकली, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा वाले ऐड हो जाएंगे ऊपर की तरफ, F sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे, F sin थीटा। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि जेड डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन नीचे है, माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो माइनस जेड डायरेक्शन में फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स है हमारे पास, जो नेट फोर्स होगा -2F cos थीटा। और F कितना है हमारे पास, IL×B, IL डायरेक्ट IL भी लिख देते हैं, I करंट है, L×B कितना आएगा μ0I/2π, डिस्टेंस कितनी है ये वाली R, 2πr, ये हमारे पास हो गया ILB, फोर्स आ गया ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, F नेट को -2 × μ0, फोर्स की जगह ILB लिख देंगे, μ0I² L/2π
2 पाई r इंटू कोस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा होगा हमारे पास कोस थीटा होगा यहाँ पर, कोस थीटा क्या होगा हमारे पास बेस, ये हमारे पास d है, ये हमारी z डिस्टेंस है, कोस थीटा होगा z अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस थीटा को लिख दिया हमने z बाय r। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर एल ओवर पाई आर स्क्वायर जेड। ठीक है, अब r क्या है हमारे पास, r स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जो r है वो है जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर एल जेड पाई जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू जेड, ये हमारे पास नेट फोर्स होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जेड वो डी की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, जो जेड डिस्प्लेस किया वायर को स्लाइडली डिस्प्लेस किया है, जो जेड की वैल्यू है वो डी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, मास किसका, इस वायर का मास, और इसकी हमें मास डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, लैम्डा कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना होगा लैम्डा इंटू एल, मास होगा लैम्डा इंटू एल, इसका वायर का मास लैम्डा इंटू एल, तो फोर्स लैम्डा इंटू एल, फोर्स कितना है हमारे पास नेट फोर्स माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन लेमडा इंटू एल, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारे पास, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन एसएचएम के लिए हमें पता है जो प्रोपोर्शनल होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट के, तो ये एसएचएम है, हमें पता लग गया एसएचएम क्यों है, यहाँ पे जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंपेयर करो इसको, जेड को छोड़ दो, यहाँ पे जेड से कंपेयर करो, यहाँ पे जेड आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में, तो ओमेगा कितना आएगा म्यू नॉट, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर इंटू लेमडा, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा कितना है हमारे पास म्यू नॉट, 2 पाई बाय ओमेगा ना, ओमेगा रूट में है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर लेमडा, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इसका जो वायर है वो ऑसिलेट करेगी, पहले इधर जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ शूट करेगी, फिर दोबारा आएगी, ये ऑसिलेट करेगी, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये ओवरशूट करेगी, ऊपर जाएगी, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट, देखो हमेशा एसएचएम का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें फोर्स निकालना होता है, और उस टोटल फोर्स कितना लग रहा है स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यदि वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन के, तो एक एसएचएम है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन से ओमेगा की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर 2 इनफिनिटली लॉन्ग वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस कैरिंग सेम करंट आई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी बोथ वायर इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये डायग्राम दिया इन्होंने क्वेश्चन में, ये डायग्राम दिया गया है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है, तो जेड डायरेक्शन में करंट है, ये 2 वायर है जिनकी लोकेशन दी है, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर, इनकी लोकेशन -1 1 और इसकी लोकेशन -1 और -1, जेड डायरेक्शन के लॉन्ग है ये दोनों वायर। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, द फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस 2 यूनिट्स शोन इन फिगर। इस पाथ के अलोंग, ये हमने क्लोज्ड लूप लिया, एक सेमी सर्कुलर लूप है, इससे इस सेमी सर्कुलर लूप के लिए सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट ये है हमारे पास,
ए थर्ड लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एट ए पॉइंट N विद कोऑर्डिनेट x0 सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन इज डबल्ड। एक थर्ड वायर हमने एक पॉइंट N पे रख दी जिसके कोऑर्डिनेट है x0, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी x, वो डिस्टेंस x फाइंड करनी है एंड दी डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी थर्ड वायर, और हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है थर्ड वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं देखो इसमें हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे, ये जो सेकंड पोर्शन है ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले फर्स्ट पोर्शन करते हैं। इसको नोट कर लो एक बार तुम, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे इतना, ठीक है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर लॉ से हमें पता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप के अराउंड म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, उसके अंदर टोटल करंट कितना है, यहाँ पे टोटल करंट कितना है इस लूप के अराउंड टोटल करंट। अब मैंने ये भी बताया था भाई तुम्हें, जो टोटल करंट की डायरेक्शन है यदि लूप के ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में है वो तो उसको पॉजिटिव लोगे, यदि अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन की तो उसको नेगेटिव लोगे। तो हमारा लूप का ओरिएंटेशन ये गिवन है हमें, इस डायरेक्शन में करंट दोनों इसी डायरेक्शन में, तो दोनों करंट को पॉजिटिव लोगे यहाँ पे तुम, क्योंकि ये ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहे हैं I प्लस I। तो हमारे पास जो B डॉट DL होगा सिंपल है ये तो 2I, बस यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। जो B डॉट DL होगा सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ दिस वायर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2I। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में ये यदि हमने एक थर्ड वायर है वो प्लेस कर दी N पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू XY प्लेन Z डायरेक्शन में, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, कितनी दूरी पर रखें उसको, और हमें बताना है करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए उस वायर में, जो वायर हमने रखी है उस वायर में करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाए। पहले तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इन दोनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर उसका जो डबल कब होगा, यहाँ कितनी डिस्टेंस पे रखी होनी चाहिए और उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये वायर इनकी जो डिस्टेंस है ये देखो x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, 1 यूनिट, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी √2 डिस्टेंस होगी, ये हमारी वायर की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, दोनों वायर की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी √2, ठीक है। √2 यूनिट डिस्टेंस होगी वायर की सेंटर पॉइंट से, क्योंकि इसकी जो पॉइंट है वो 1 1 कोऑर्डिनेट पे है, x में ही 1 है y में ही 1 है। तो जो डिस्टेंस, हम साइन की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस की किस डायरेक्शन में होगी वो बात नहीं कर रहे हम, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस √2 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको ऐसे बना लेते हैं हम, ये x है हमारे पास, ये y है, ये यहाँ एक वायर है, यहाँ एक वायर है बाहर की डायरेक्शन में, ये है √2, ये हमारे पास √2। तो देखो इस वायर की वजह से, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट बाहर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो थंब की डायरेक्शन में करंट होगा तो फिंगर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा फर्स्ट वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा हमारा, इसके अलोंग ही होगा, वैसे ही इस डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। ये B2 होगा हमारे पास, ये B1 होगा। तो B1 और B2 होंगे क्या, B1 होगा लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट I/2π, R होता है हमारे पास, R डिस्टेंस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो √2, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, तो ये दोनों एंगल भी आ जाएंगे हमारे पास। कितना एंगल होगा ये, कितना एंगल होगा, ये दोनों एंगल कितने होंगे, देखो ये 45 होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 1 1 पे है, ये जो पॉइंट है वो 1 1 पे है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। कैलकुलेट कर सकते हो ये एंगल तुम, 45 45 45 एंगल होंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो y = x वाली लाइन पे है, y = x वाली लाइन पे, क्योंकि 1 1 पॉइंट है तो 45 होगा ऑब्वियसली,
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी √2 आ रही है हमारे पास, वहाँ से निकाल सकते हो, साइन कोस कर सकते हो तुम। ठीक है, बहुत तरीके हैं। μ0I/2π√2 इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/2π√2 सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इस टोटल जो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास, b1² + b2² + 2b1 b2 कोस, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90, क्योंकि एक का 45 है इससे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इसका रूट कर देंगे तो ये आएगा, b1 और b2 वैसे ही सेम है, तो 2b1² प्लस ये तो 0 आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2b1। तो b1 हमारे पास कितना है, μ0I/2π√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, μ0I/2π। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, वाई डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं, वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों वायर की वजह से। अब हम थर्ड वायर रखते हैं एन पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड वायर में करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डबल हो जाए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए तभी डबल हो सकता है। थर्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, थर्ड वायर हमने एक्स डिस्टेंस पे रख ली, थर्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि डबल हो जाए। ठीक है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आए तो करंट को अंदर की तरफ फ्लो होना पड़ेगा, अंदर की तरफ थंब करेंगे तो फिंगर्स इस पॉइंट पे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, वाई डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये करने के लिए करंट की डायरेक्शन अंदर होगी, ये तो पता लग गया, करंट की डायरेक्शन अंदर होगी, क्योंकि थंब अंदर जाएगा तभी फिंगर्स उस पॉइंट पे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में तभी होगा जब करंट अंदर की डायरेक्शन में होगा। और डिस्टेंस कितनी होगी, डबल करना है तो मतलब इतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए, डबल करना है तो इतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनाइट वायरशिप की वजह से μ0I/2πx, और x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये रिजल्ट आए हमारे पास, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 यूनिट आएगा, ये x की वैल्यू आएगी 1 यूनिट, ताकि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आए, μ0I/2π, और वो ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा ओरिएंटेशन देखेंगे, यदि करंट सेम डायरेक्शन में और ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में ही है, ओरिएंटेशन की डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन जिस डायरेक्शन में है, थंब किधर जा रहा है, यदि थंब की डायरेक्शन में करंट है तो वो पॉजिटिव होगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें एक सिलेंडर दिया है, लॉन्ग सिलेंडर दिया है, ये लॉन्ग सिलेंडर है अंदर वाला, जिसकी रेडियस R1 है और जिसकी वॉल्यूम करंट डेंसिटी J है। देयर इज ए लॉन्ग सिलेंडर, इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम करंट डेंसिटी J एंड रेडियस R1, जिसकी रेडियस R1। अब इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर और है, उसकी परत चढ़ा दी। वो जो सिलेंडर है उसकी रेडियस R2 है, लेकिन वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ इस अंदर वाले सिलेंडर के अंदर ही है। जो R1 रेडियस का सिलेंडर है उसी सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है। बाहर वाला जो सिलेंडर है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जो बाहर वाला सिलेंडर है इट इज़ ए मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। और किस टाइप का मटेरियल है ये, जिसकी परमेबिलिटी म्यू हो। एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी परमेबिलिटी हमारे पास म्यू हो। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन R लेस देन R1। R1 और R2 के बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एंड R ग्रेटर देन R2 वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है R लेस देन R1 वाले रीजन में। ठीक है, तो एम्पियर लॉ लगाएंगे हम। एम्पियर लॉ क्या है, B.dl μ0I, टोटल करंट देखना है उसके अंदर कितना होगा। ठीक है, टोटल हमें करंट देखना है उसके अंदर कितना होगा। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, J इंटू एक लूप लेंगे, एम्पियन लूप। ठीक है, एक एम्पियन लूप लेंगे जो हमारा अंदर वाला सिलेंडर है। तो ये हमारे पास कंप्लीट, इसको अलग से बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस R1 है, और एक बाहर वाला सिलेंडर है
जिसकी रेडियस R2 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमने एक एम्पियन लूप ले लिया। इस एम्पियन लूप की कोई ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन ले ली हमने, करंट की डायरेक्शन में ओरिएंटेशन ले ली हमने, ठीक है। तो इस एम्पियन लूप से कितना करंट पास करेगा, ठीक है, वो कितना होगा करंट, म्यू नॉट इंटू आई कितना होगा हमारे पास, करंट कितना होगा जे इंटू R1 स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, ये हमारे पास करंट होगा जो इससे पास करेगा, B इंटू ये क्या आएगा हमारे पास 2 पाई R। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम B को, B आएगा हमारे पास म्यू नॉट जे पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R से कैंसिल, R एक कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट जे R बाई 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट जे क्रॉस R बाई 2। ये जैसे हमने कल कैलकुलेट किया था वैसे ही होगा सेम। वॉल्यूम करंट डेंसिटी ले लो, या इसको कई बार करंट डेंसिटी भी बोल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड रीजन में वो होगा म्यू नॉट जे क्रॉस R बाई 2। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, सेकेंड रीजन में, इस रीजन में पॉइंट P है। तो वही सेम एम्पियन लूप लेंगे, सेम एम्पियन लूप लेंगे, B डॉट डी एल लगाएंगे, B डॉट डी एल, तो कितना आएगा म्यू नॉट। अब यहाँ पे जो रीजन है वो मैग्नेटिक मीडियम है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक रीजन है, तो म्यू नॉट की जगह डायरेक्ट म्यू आ जाएगा हमारे पास, फ्री स्पेस नहीं है, म्यू है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा हमारे पास। और म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये म्यू होगा हमारे पास परमेबिलिटी, ठीक है। तो म्यू कितना होगा, म्यू इंटू करंट टोटल कितना पास होगा इससे, करंट पास होगा हमारा जे इंटू पाई R1 स्क्वायर, जे इंटू पाई, करंट तो अंदर ही अंदर है, सिर्फ जो करंट पास हो रहा है इस लूप के अंदर वो तो सिर्फ अंदर वाला ही है, तो जे इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, B इंटू 2 पाई R म्यू जे पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू R1 स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, इसको लिख दिया J इंटू R, R एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू R1 स्क्वायर 2R स्क्वायर J क्रॉस R। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा इस बीच वाले रीजन में। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बाहर यदि कैलकुलेट करना है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर एक एम्पियन लूप लेंगे, तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा वो कितना होगा, ये था हमारा R की वैल्यू थी R1 और R2 के बीच में, अब R की वैल्यू है R2 से ज़्यादा, तो सेम B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट, करंट कितना पास होगा, अब वो जो रीजन है बाहर वाला वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट म्यू नॉट आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू जे पाई R1 स्क्वायर, करंट तो अंदर वाले में ही है सिर्फ, पाई R1 स्क्वायर, तो B कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट जे R1 स्क्वायर अपॉन 2R, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे म्यू नॉट इंटू सॉरी म्यू नॉट इंटू R1 स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर इंटू जे क्रॉस R, ये लिख सकते हैं इसको भी हम सेम, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर वाले रीजन में, ठीक है। अब इनका ग्राफ बनाना चाहें तो हम ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस के साथ, क्योंकि जे आर आ रहा था, डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहा था, तो सरफेस R1 तक तो वो मैक्सिमम रहेगा। अब R1 के बाद क्या होगा, R1 के बाद देखो, R1 के बाद जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज भी किया, देखो म्यू टाइम इंक्रीज भी किया, लेकिन वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज भी कर रहा है। यदि हम यहाँ पे R इक्वल टू R1 पुट करते हैं तो एकदम से इंक्रीज भी किया सरफेस पे, जैसे ही म्यू मिला उसे, म्यू मिला जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल आया एकदम से इंक्रीज किया, लेकिन वो उस सरफेस पे इंक्रीज किया, उसके बाद में इंक्रीज नहीं होगा। जो सरफेस पे हमारा जो R इक्वल टू R1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा डायरेक्ट, म्यू जे क्रॉस R1, ठीक है, या म्यू इंटू जे इंटू R बाई 2, एकदम से सरफेस पे उछलेगा एकदम से, फिर उसके बाद दोबारा R स्क्वायर से डाउन आएगा, फिर उसके बाद डाउन आता ही जाएगा, क्योंकि आगे जो मैग्नेटिक मटेरियल है म्यू नॉट की वैल्यू वो और ज़्यादा कम हो चुकी है। तो कैसा आएगा ग्राफ, कैसा आएगा, यहाँ पे देखो ग्राफ ऐसा आएगा हमारे पास, B और R में देखो कैसा ग्राफ आएगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा हमारे पास।
बी और आर, सेंटर तक तो r इक्वल टू R1 तक तो मैक्सिमम होगा, कितना होगा म्यू नॉट जे R1/2। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा वो, यहाँ पे देखो यदि r की वैल्यू R1 लिखें तो क्या आएगा म्यू R1² जे R1/2 R1²। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R1² से R1² कैंसिल हो जाएगा, म्यू जे R1/2। मतलब r इक्वल टू R1 पे उसका म्यू टाइम हो जाएगा, म्यू आर टाइम हो जाएगा। देखो ये म्यू नॉट है, यहाँ पे है म्यू को क्या लिख देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिख दो, देखो म्यू को लिख देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर जे R1/2। सरफेस पॉइंट पे पहुंचेगा तो एकदम उछलेगा, मतलब यदि वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता तो वो यहीं तक जाता, म्यू नॉट जे R1/2। यदि मैग्नेटिक मटेरियल है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे इस पॉइंट पे जाके उछलेगा वो, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके एकदम इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं है यहीं से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे जाके एकदम से इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, म्यू नॉट म्यू आर जे R1/2। फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर एकदम से वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा 1/r² से। फिर जब r इक्वल टू R2 पे पहुंचेगा जैसे ही, वो एकदम से फिर और डिक्रीज होगा, क्योंकि म्यू वाली टर्म म्यू आर वाली टर्म हट जाएगी, फिर उसके बाद और डिक्रीज होना स्टार्ट होगा वो इस टाइप से, ठीक है। सरफेस से जब मैग्नेटिक मटेरियल से बाहर निकलेगा तो एकदम, पहले एंटर करेगा तो एकदम उछलेगा, फिर जब बाहर निकलेगा तो एकदम डाउन आएगा। वहाँ पे डिस्टेंस के साथ तो डाउन आ ही रहा है, लेकिन जो म्यू है उसके साथ भी वो एकदम से डाउन आ जाएगा। तो इस टाइप का हमारे पास ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ।